विश्वास और ज्योति शहर में नए नए शिफ्ट हुए थे। उनका एक लड़का कार्तिक और एक लड़की तारा थी। काफी अच्छी नौकरी मिली है मुझे और एक बढ़िया से प्राइवेट स्कूल में आज कार्तिक का एडमिशन भी हो गया। चलो अच्छा हुआ, अपना कार्तिक भी पढ़ लिख कर बड़ा साहब बनेगा। तारा उन लोगों की बातें सुन रही थी तो वो अपने पापा से पूछती है, पापा आपने सिर्फ कार्तिक का एडमिशन क्यों कराया? मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी स्कूल जाने दो ना। बेटा शहर में पढ़ाई बहुत महंगी है, हम लोग सिर्फ कार्तिक को ही पढ़ा सकते हैं। अरे बेटा तू तो लड़की है, पराए घर जाना है, क्या करेगी तू स्कूल जाकर? तुझे शादी के बाद अपने पति की सेवा करनी है, बच्चों को संभालना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लेगी बेटा? बेचारी तारा, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो रात को चांद को देखती और उससे कहती, हे भगवान, मुझे क्यों पढ़ने नहीं दिया जाता? मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। एक दिन जब कार्तिक स्कूल से घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। तारा को लगता है कि आज उसे स्कूल में कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली है, इसलिए वो इतना खुश है। आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो कार्तिक, क्या बात है? टीचर ने तुम्हें कोई इनाम दिया है या फिर तुम्हें शाबाशी मिली है? नहीं नहीं, टीचर लोगों से मेरी नहीं बनती। मुझे तो ज्यादा कुछ पढ़ाई में समझ भी नहीं आता है। मैं तो दिन भर स्कूल जाकर खेलता रहता हूँ। वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारे सामान है और आज मैंने पूरा दिन खेला है, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। तो क्या तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो? अरे मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस स्कूल में खेलने के लिए जाता हूँ। ये तो गलत बात है कार्तिक, पिताजी ने तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए ही उस स्कूल में भेजा है और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे मुझे पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे मार रही थी, और पता है ना मम्मी तुम्हारे साथ क्या करेंगी। कार्तिक हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तारा के मन में पढ़ने की लगन हमेशा से ही थी। वह एक रात खिड़की से चांद को निहार रही थी, तभी उसके सामने एक छोटा सा लड़का कहीं जा रहा होता है। तारा उसे देखती है और पूछती है, अरे कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा, इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इतनी रात को भूत पढ़ाएंगे तुम्हें? हाँ भूत ही पढ़ाएंगे, तभी तो रात में जा रहा हूँ। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन भूतों से तो पढ़ ही सकता हूँ ना। तारा को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। तभी एक खाली से मकान में से एक आवाज आती है, पिंटू, दीपू, तारा, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से क्लास में आ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। अरे ये तो मुझे भी बुला रहे हैं। वो अंदर चल के देखती है। वो देखती है कि उसकी उम्र के कई सारे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और सामने एक चुड़ैल हाथ में किताब लिए खड़ी हुई है। तारा चुड़ैल को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक चुड़ैल कहती है, चिल्लाओ मत, तुम लेट आ रही हो और चिल्ला भी रही हो। जल्दी से बैठ जाओ और लिखना शुरू करो जो मैं बोल रही हूँ। तारा दीपू के बाजू में बैठ जाती है और उसकी टेबल के ऊपर एक बैग और कॉपी पेन आ जाता है और सामने खड़ी चुड़ैल उसे पढ़ाना शुरू करती है। जब वो चुड़ैल जाने लगती है तो तारा के पास आकर कहती है, देखो, अगर तुम्हें पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन अपने घर वालों को यहाँ पर आने के बारे में मत बताना, क्योंकि वो तुम्हें फिर यहाँ आने नहीं देंगे। तारा उस चुड़ैल की बात मान जाती है। उस चुड़ैल से पढ़ने में तारा को काफी अच्छा लगता है। तारा को पहले दिन उन सब लोगों से डर लगा था, लेकिन अब उसे पढ़ने में मजा आने लगा था और वो रोज रात क्लास लेने के लिए उस भूतिया क्लासरूम में जाने लगी थी। कई साल बीत जाते हैं और तारा पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार हो जाती है और पढ़ लिख कर दीपू शहर चला जाता है और कार्तिक हमेशा की तरह पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी रह जाता है। इधर तारा के पिता की नौकरी भी चली जाती है और एक दिन उसके पिता कॉलेज का रिजल्ट देखकर काफी गुस्सा होते हैं। अरे नालायक, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू तो किसी काम का नहीं निकला। मुझे पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी जिंदगी ऐश से जीना चाहता हूँ और मेरे ऊपर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। कार्तिक को ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, लेकिन उसके पास काम धंधा तो नहीं था, इसलिए वो चोरी करने लग जाता है। एक दिन उसका दोस्त उससे कहता है, अरे ये छोटी मोटी चोरी करना छोड़ दे भाई, एक बार में सारे पैसे 1 के 10 करने का तरीका है मेरे पास। कार्तिक को उसका दोस्त कसीनो ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ के 10 हो जाते हैं। वो अपने घर में जाता है और पिता के सारे पैसे चुरा लेता है और जुए में लगा देता है, लेकिन उसका सारा पैसा डूब जाता है। हे भगवान, मैंने तो सारे पैसे जुए में लगा दिए और 1 रुपया भी नहीं जीता। अब तो मैं घर ही नहीं जा सकता। इतना कहकर कार्तिक भाग जाता है। जब घर में विश्वास को पता चलता है तो उसे बहुत अफसोस होता है और विश्वास की नौकरी जाने के बाद उसके परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, घर को कैसे चलाएंगे? तारा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत उदास होती है, इसलिए वो गांव के छोटे बच्चों को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने लगती है, जिससे उनके घर का खर्चा चलने लगता है। ज्योति ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे तारा, तुम्हें तो हमने पढ़ना लिखना सिखाया ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं भेजा, तो तुम्हें ये सब कैसे आया? तारा पहले तो शांत खड़ी रहती है, लेकिन जब उसकी माँ उससे पूछती है तो तारा सब कुछ सच सच बता देती है। माँ, मैं रात को भूतों के स्कूल में पढ़ने जाती थी, इसलिए मैं इन बच्चों को आज पढ़ा सकती हूँ। क्या कहा? भूतों का स्कूल? हाँ, मैं रोज रात को आप लोगों के सो जाने के बाद उसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी और आधी रात में पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाती थी। ज्योति रोते हुए तारा से माफी मांगते हुए कहती है, बेटी, हमने तेरे साथ कितना अन्याय किया था। तुझे पढ़ने लिखने की लगन थी, लेकिन हमने फिर भी तुझे नहीं पढ़ाया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। अरे तुम कैसी बात कर रही हो माँ? माता पिता जैसे भी हो, औलाद के लिए वो सबसे बढ़कर होते हैं। ये कहकर तारा अपनी माँ को गले लगा लेती है। बेटा, एक तू है और एक तेरा भाई, जिसने हमें बर्बाद कर दिया। तारा अपनी बच्चों की क्लास जारी रखती है। तभी एक दिन दीपू आता है, जो पुलिस अफसर बन चुका था। वो तारा की माँ से उसका हाथ मांगता है और ज्योति खुशी खुशी उसकी शादी दीपू से करा देती है।